नमस्कार दोस्तों, BK24 स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान पार्ट 7 के बारे में। इससे पहले मैं सामान्य ज्ञान की 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। हालांकि हमने काफ़ी क्वेश्चन जो लोग मुझे LT ग्रेड से ही फॉलो कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि LT ग्रेड में भी इसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन मैंने अपलोड किए थे, लेकिन वहाँ पर से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो उनमें मुझे लग रहा है कि संशोधन करना चाहिए और थोड़ा बहुत चेंजेस करके यहाँ पर हमने उन क्वेश्चंस को दोबारा ले रखा है। ठीक है, तो अभी कुछ दिन लगातार इसी तरीके की ये चलेंगी। कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं वो भी मैं यहाँ पर लूँगा, ताकि आप लोग एक बार जो लोग पढ़ चुके हैं, एक बार देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चन अगर होते हैं तो उन लोग को रिवीजन करने में आसानी होगी, तो आप लोग रिवीजन के तौर पे इनको ले सकते हैं। आने वाले टाइम पे मैं इसमें काफ़ी कुछ विस्तार करने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको सामान्य ज्ञान की वीडियो भी मिल जाती है रेगुलर बेसिस पे। कभी बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जब रेगुलर सामान्य ज्ञान नहीं आ पाती है, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग अपलोड करता हूँ। ब्लॉग में आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं ब्लॉग भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसको पढ़ पाएंगे। ओके, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम अपना ले रहे हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा ली गई है वो ली गई है इंग्लैंड के संविधान से। यह हमें पता होना चाहिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। ये याद रखिएगा। यहाँ पर से कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये जो जलप्रपात है ये कर्नाटक के मंड्या जिले में स्थित है। ठीक है, मंड्या जिले और कावेरी नदी पर ये बना हुआ है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन की जूलो नामक जनजाति का संबंध किस स्थान से है। तो जूलो नामक जनजाति का संबंध है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, जूलो जनजाति दक्षिण अफ्रीका की एक जाति है और ये जाति अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। जूलो जनजाति एवं अंग्रेजों के मध्य सेंडवाना का युद्ध लड़ा गया था। तो ये चीज़ भी पूछा जाता है कि सेंडवाना का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था जूलो जनजाति और अंग्रेजों के मध्य। क्वेश्चन फोर्थ की राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। ये हमें बताना है कि राष्ट्रपति कब लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा के पश्चात। ठीक है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुशंसा देगा तभी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 की राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति किस प्रकार की शक्ति है। तो राष्ट्रपति की जो क्षमा आदि की शक्ति है वो है न्यायिक शक्ति। ये चीज़ याद रखिएगा। साथ में ये भी याद रखिएगा कि इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 72 में किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या है। तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो है पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है और इस लोहे में कार्बन की जो मात्रा होती है वो स्टील से भी कम होती है। 0.05% से 0.09% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 243 ख है, इसमें भाग 9 के अनुच्छेद 43 ख में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत शामिल है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जामों में आज आता है। इसका जो सही आंसर है वो है हेग में। ठीक है, हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी। तो लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम शुरू हुई थी अमेरिका में। ये चीज़ याद रखिएगा। साथ में ये भी याद रखिएगा कि अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ओके, चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां की निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है। तो जीवाणु से उत्पन्न होता है तपेदिक। ठीक है, तपेदिक जीवाणु से उत्पन्न होता है। यह रोग संक्रामक रोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए और ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो रोग है ये मनुष्य के फेफड़ों पर प्रभाव डालता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान में सबसे अधिक मृत्यु तपेदिक रोग के कारण ही होती हैं। ठीक है, तो टीबी के कारण ही जो है सबसे अधिक मृत्यु होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक संक्रामक रोग है जो कि फेफड़ों पर प्रभाव डालता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कि सबसे बड़ा सफल क्लोन जंतु कौन सा है। तो जो सबसे सफल क्लोन जंतु है वो है भेड़। ठीक है, भेड़ जो है सबसे सफल क्लोन जंतु है, ये आपको पता होना चाहिए। इस भेड़ का नाम डॉली था, जिसका जन्म 1996 में स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है निम्न में से जो है सर्वप्रथम क्लोन भेड़ का नाम क्या है, अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉली। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि निम्न में से एक बायोडीजल पौधा कौन सा है। तो बायोडीजल पौधा जो है वो है रतनजोत। ठीक है, रतनजोत एक बायोडीजल पौधा है, ये हमें पता होना चाहिए। और साथ पे ये भी याद रखिएगा कि इस पौधे के बीजों से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 13वां क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की पाया जाता है इसमें। और ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो विटामिन है ये वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से होने पर तंत्रिका तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो तंत्रिका तंत्र ठीक से कार्य नहीं करेगा। इस विटामिन के मुख्य स्रोत मांस, मछली, दूध, पनीर आदि हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या क्या हैं और इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, जल में घुलनशील जो विटामिन है इनमें से वो है विटामिन सी। याद रखिएगा कि विटामिन सी और विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं और विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि वसा में कौन घुलनशील होते हैं और जल में कौन से घुलनशील होते हैं। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है हमारा कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। ये चीज़ याद होनी चाहिए। साथ में ये भी याद होना चाहिए कि जो राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था 1674 ईस्वी में। इनके गुरु रामदास थे और इनकी जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। तो शिवाजी की राजधानी भी कई बार पूछा जाता है और शिवाजी के गुरु भी पूछा जाता है। शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई था, ये यहाँ पर नहीं लिखा है तो आपको याद होना चाहिए ये चीज़ भी। तो यहाँ पर से देख लीजिए, सभी पॉइंट जो है क्लियर याद रखिएगा। 17वां क्वेश्चन है कि जतिन दास को किस आरोप में बंदी बनाया गया था। तो जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र के आरोप में बंदी बनाया गया था। ठीक है, इसी से याद रखिएगा। साथ में ये भी याद रखिएगा कि उन्होंने एक राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 63 दिन की भूख हड़ताल की थी और जिसके बाद 1929 में इसी कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम में, सभी चीज़ें यहाँ पर से आती हैं। तो यहाँ पर जो दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट से कई टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी ये पूछ लेगा कि लाहौर षड्यंत्र के मुख्य आरोपी कौन है, ऑप्शन दिए होंगे, जतिन दास सिलेक्ट करना होगा। इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा, जैसे अभी यहाँ पर पूछा गया है कि जतिन दास को जो है किसके आरोप में बंदी बनाया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कितने दिन की इनकी भूख हड़ताल इनने की थी, इनकी मृत्यु कब हुई, ये सभी पॉइंट हमें याद होने चाहिए। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध। इसी से याद रखिएगा। साथ में ये भी याद रखिएगा कि सरकार ने इन पर क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना करने का आरोप लगाया था। ये जो आरोप है, ये जो मुकदमा है, ये कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर चलाया गया था। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा 3 के 3 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था। तो उधम सिंह ने लंदन में मारा था जनरल डायर को। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। साथ में ये भी पता याद रखिएगा कि उधम सिंह ने 1940 में पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जनरल डायर को मारा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी वो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। तो याद रखिएगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो कब घटित हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। तो 4 ऑप्शन हैं, जो भी आंसर आपको सही लगे उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसका सही आंसर आपको बताऊँगा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों ये आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ जो है मुझे बताइए अगर आपको किसी भी तरह के कोई सजेशन होंगे तो कमेंट करके आप बताइए। अगर अच्छे होंगे, काम के होंगे तो मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगा। ठीक है, और याद रखिएगा अभी फ़िलहाल में कुछ क्वेश्चन, इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप में से कई लोग को जो है नया ज्वाइन किया है हम लोग को। ठीक है, तो जो पहले जो क्वेश्चन हैं घुमा फिरा के जो है अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं तो अब इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत संशोधन भी अगर किसी तरीके के क्वेश्चन में हो तो भी जो है उसको संशोधित करके आपके सामने दोबारा रखा जाए, ताकि वो क्वेश्चन के बारे में आपको और ज़्यादा डीप नॉलेज हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।